महापाषाण संस्कृति। महापाषाण संस्कृति को देखते हैं भाई। सबसे पहले हम लोगों ने देखा पाषाण काल। पाषाण काल में हम लोगों ने जो है 3 प्रकार के काल पढ़े हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। उसके बाद ताम्रपाषाण काल की बात की। ताम्रपाषाण काल से संबंधित भी आपकी 2 क्लासें में कंप्लीट करा चुका हूं, उसके ऑब्जेक्टिव भी करा चुका हूं और थ्योरेटिकल भी। अभी जो हमको देखना है वो देखना है महापाषाण संस्कृति। ये महापाषाण संस्कृति जो थी, इसका ताम्रपाषाण संस्कृति के साथ साथ ही इसका भी उदय हुआ और ये आपकी चलेगी लगभग आपकी लोह काल तक, यानी कि उत्तर वैदिक काल के साथ तक जो है ये देखने को मिलती है। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें दिया गया आपको सबसे पहले देखेंगे क्या इसमें महापाषाण संस्कृति। तो महापाषाण संस्कृति की अगर हम बात करें तो यह भारतीय उपमहाद्वीप की एक महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक संस्कृति है। तो प्रागैतिहासिक यानी कि पाषाण काल के साथ साथ ही महापाषाण कालीन संस्कृति का भी विकास हुआ था, जो मुख्यतः दक्षिण भारत और दक्कन के क्षेत्र में देखने को मिलती है। कहां कहां पर? तो एक तो मिलेगी आपकी दक्षिण भारत में, और दक्कन पठार का जो क्षेत्र था महाराष्ट्र के आसपास, उस क्षेत्र में आपका महापाषाण कालीन जो संस्कृति थी इसका सबसे अधिक विकास हुआ। यह संस्कृति ताम्रपाषाण काल के बाद विकसित हुई और लोह युग की शुरुआत तक इसको देखा जा सकता है, यानी कुल मिलाकर 1000 ईस्वी के आसपास तक इस सभ्यता को आप देख सकते हैं या इस संस्कृति को आप देख सकते हैं। इसका प्रमुख लक्षण क्या था कि इसमें बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। बड़े बड़े पत्थरों से बने स्मारकों और समाधियों का निर्माण इस काल में हुआ। बड़े बड़े पत्थरों से समाधियों का और स्मारकों का निर्माण हुआ था, इसीलिए इसको कहा गया क्या? महापाषाण, यानी कि बड़े पत्थर। पाषाण मतलब पत्थर और महा मतलब कि बड़े बड़े पत्थरों के द्वारा इसमें समाधियों और स्मारकों का इस्तेमाल किया गया, निर्माण किया गया, जिस कारण इसको कहा गया महापाषाण कालीन संस्कृति। अब इससे जुड़े हुए कुछ क्षेत्र हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो महापाषाण कालीन संस्कृति की विशेषताएं क्या क्या है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं समाधियों का निर्माण। तो समाधियों का जो निर्माण हुआ महापाषाण काल में, तो उसमें क्या क्या हुआ उसको देख लेते हैं। महापाषाण संस्कृति की सबसे विशेष बात है बड़े पत्थरों से बनी समाधियां। तो सबसे बड़ी विशेषता जो इसकी देखी जाएगी वो बड़े बड़े पत्थरों के द्वारा जो समाधियों का निर्माण किया गया है, उन्हीं के आधार पर इसको महापाषाण कालीन संस्कृति का नाम दिया गया है। तो कहां पर मिलेगी? ज्यादातर महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के क्षेत्र में। तो बड़े बड़े पत्थरों से बनी समाधियां इसमें देखने को मिलती हैं। ये आपका प्रेताधान या प्राथमिक दफन दोनों प्रकार की होती है। कुछ समाधियों में पुरुष, स्त्रियां और बच्चे एक साथ भी दफनाए गए हैं, यानी कि कुछ समाधियां ऐसी मिली हैं जहां पर पुरुषों को अलग से दफनाया गया और कुछ में महिलाओं को और कुछ बच्चों को। लेकिन कुछ समाधियां ऐसी भी मिली हैं जहां पर तीनों को संयुक्त रूप से एक जगह ही दफनाया गया है। तो समाधियों का निर्माण इस काल में हुआ। सबसे बड़ी विशेषता इसकी यही रहेगी। इसके अलावा महापाषाण क्या है ये भी देख लेते हैं। ये बड़े पत्थर होते हैं जिनका उपयोग कब्रों को चिन्हित करने या संरक्षित करने के लिए किया जाता था। तो बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था कब्रों को चिन्हित करने के लिए। मान लो कोई एक विशेष व्यक्ति है या उच्च वर्ग का कोई व्यक्ति है या आपका संपन्न व्यक्ति है कोई, तो उसकी समाधि बहुत बड़ी बनाई जाती थी, तो उस पर बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। और कुछ लोग ऐसे थे जिन पर छोटे पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। तो इसी के आधार पर इसको महापाषाण कहा गया। इन पत्थरों को प्राकृतिक अवस्था में लाया जाता था और बिना किसी काट छांट के इनको लगा दिया जाता था, यानी जैसे आपके पत्थर आए वैसे के वैसे ही पत्थरों का इस्तेमाल करके उनको वहां पर टेक दिया जाता था। इसके अलावा तो 3 प्रकार के हमको जो है इसमें इसके 3 प्रकार देखने को मिले हैं। कौन कौन से हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले अगर हम बात करोगे समाधियों की, तो सबसे पहले आएगा डोलोमेन। डोलोमेन की अगर मैं बात करूं तो डोलोमेन में क्या हुआ कि 4 खड़े पत्थर, इसमें 4 खड़े पत्थर और ऊपर से एक पत्थर छत के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जिससे शव जो है जिसमें शव रखा जाता था। मान लो एक पत्थर यहाँ पे रखा, एक यहाँ पे रखा, एक नीचे रखा, ठीक है, तो 3 पत्थर इस तरह से हो गए और एक पत्थर जो है इसके ऊपर से रख दिया जाता था। तो ये 4 पत्थर हो गए और एक बड़ा पत्थर इसके ऊपर इस तरह से टेक दिया जाता था, इनकी समाधि उसकी बना दी जाती थी। इसके अलावा तो इसको कहा गया क्या? डोलमेन। तो इस प्रकार की समाधि को डोलमेन कहा जाएगा। इसके अलावा मेनहिर, मेनहिर समाधि किसको कहा जाएगा? इसमें एक ऊंचा पत्थर, लंबवत पत्थर जो कब्र के ऊपर लगाया जाता था। मान लो यहाँ पर ये कब्र है और कब्र के ऊपर जो है एक लंबा पत्थर टेक दिया जाता था इस तरह से, तो इसको कहा गया क्या?
मेनहिर इसको कब्र कहा गया, या मेनहिर समाधि इसको कहा गया है। इसमें एक ऊंचा लंबवत जो है ऊंचाई के आधार पर और लंबा एक पत्थर लगा होता था। इसके अलावा सर्कल की बात करें तो सर्कल में पत्थरों का गोल घेरा बनाया जाता था और आमतौर पर कब्रों को चिन्हित किया जाता था। मान लो यहाँ पर कोई कब्र है, ये मान लो ये कब्र होगी, तो इसके चारों ओर जो है पत्थर लगा दिए जाते थे जैसे बाउंड्री के रूप में, तो इसको कहा गया सर्किल। इसके अलावा चौथी समाधि कैसी मिलती थी? चौथी जो समाधि हमको प्राप्त हुई इसमें वो है आपकी सार्कोफेगस, एक मिनट, सार्कोफेगस के रूप में। तो एक मिनट, सार्कोफेगस के रूप में प्राप्त हुई है। और सार्कोफेगस के रूप में जो समाधि हमको प्राप्त हुई है उसमें अगर मैं बात करूं तो वो किस प्रकार की होती थी? इसमें पत्थर की बनी हुई शव पेटिका जिसमें शव को रखा जाता था, यानी पत्थर की ही एक पहले से ही एक पेटी बना ली जाती थी जिसमें शव को रखा जाता था, तो उसे कहा गया आपका सार्कोफेगस। तो डोलमेन उसे कहा गया जिसके चारों ओर पत्थर की एक आपकी समाधि बना दी, एक बड़ा पत्थर ऊपर से टेक दिया, उसको डोलमेन कहा गया। मेनहिर कहा जाएगा उसको जब कोई कब्र है उस कब्र के ऊपर जो है एक लंबा सा पत्थर ऊंचाई के आधार पर एक लंबा बड़ा पत्थर रख दिया जाता था, उसको मेनहिर कहा गया। और सर्किल की बात करें तो जो है आपका कहीं पर किसी शव को दफनाने के बाद उसके चारों ओर जो पत्थर लगा दिए जाते थे, जो बाउंड्री बना दी जाती थी, उसको सर्किल कहा गया है, सर्किल समाधि। और सार्कोफेगस उसको कहा जाएगा जिसमें पहले से ही एक पेटी बना दी जाएगी पत्थर की, ठीक है, और उसमें शव को रख दिया जाएगा। तो ये चार प्रकार के शव जो है हमको इस काल में प्राप्त होते हैं दक्षिण भारत और दक्कन पठार के क्षेत्र से। तो कहाँ कहाँ से मिले हैं उसमें एक बार देख लेते हैं। तो ये आपके हमको जो इसके ज्यादातर जो अवशेष प्राप्त हुए वे दक्षिण भारत से प्राप्त हुए हैं, लेकिन कुछ अवशेष ऐसे भी रहे हैं जो उत्तर भारत में भी प्राप्त हुए हैं। अब उत्तर भारत में कहाँ से मिले उसको देख लेंगे जी। तो दक्षिण भारत की बात करते हैं सबसे पहले। दक्षिण भारत में कर्नाटक में ब्रह्मगिरी नामक क्षेत्र है, यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में अडिचलनूर जो क्षेत्र है यहाँ से भी हमको जो है समाधि या महापाषाणकालीन संस्कृति की कुछ समाधियां प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा हल्लूर, ये भी दक्षिण भारत में पड़ेगा आपका, हल्लूर का जो क्षेत्र है। इसके अलावा पट्टादकल, ये सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो दक्षिण भारत से प्राप्त हुए हैं। तो ब्रह्मगिरी याद रखना कर्नाटक में है, और अडिचलनूर की बात करें और ये आपका अडिचलनूर ये आपका तमिलनाडु में है, हल्लूर कर्नाटक में है, और पट्टादकल ये भी दक्षिण भारत का क्षेत्र है। इसके अलावा महाराष्ट्र दक्कन पठार में तो नागपुर और जालना, इसके अलावा अहमदनगर के आसपास ये इस प्रकार की कुछ समाधियां हमको प्राप्त हुई है। कहां कहां पर? नागपुर में, जालना में और अहमदनगर में। मध्य भारत की बात करें तो बिहार का एक चिरांद नामक स्थान है, तो चिरांद में आपका महापाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, नवपाषाण और ताम्रपाषाण काल के साथ साथ। इसके अलावा बैतूल मध्य प्रदेश में है, यहाँ से भी कुछ अवशेष इसके प्राप्त हुए हैं। उत्तर भारत की बात करें तो उत्तराखंड में अल्मोड़ा जो जिला है आपका उत्तराखंड का। इसके अलावा हरियाणा में हेडो नामक क्षेत्र है, तो यहाँ से भी इस काल की संस्कृति के कुछ हमको अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इन स्थलों को याद रखना है आपको। मेन इसमें स्थल है आपके, एक तो ब्रह्मगिरी है, अडिचलनूर है, इसके अलावा हल्लूर है आपका, और पट्टादकल, ये दक्षिण भारत के हैं। महाराष्ट्र में दक्कन पठार में नागपुर, जालना और अहमदनगर का क्षेत्र आएगा। मध्य भारत की बात करेंगे तो बिहार में चिरांद आ जाएगा, और बैतूल मध्य प्रदेश में आएगा। उत्तर भारत में अल्मोड़ा उत्तराखंड के क्षेत्र में, और हरियाणा के हेडो में भी इसके कुछ अवशेष हमको देखने को मिले हैं। इसके अलावा बात करें उपकरणों की और धातुओं की, तो इस काल में कौन कौन से उपकरणों और कौन कौन से धातुओं का प्रयोग मानव के द्वारा किया जाता था? तो लोह उपकरण की अगर हम बात करें तो लोह उपकरण का उपयोग इस काल में बढ़ गया था, जैसे कुल्हाड़ी, भाले, तीर, हंसिया यानी कि दरांती। तो ये कुछ जो है उपकरण प्राप्त हुए हैं लोहे के। तो लोहे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है, भाले के अवशेष मिले हैं, तीर और हांसियां, तीर कमान और हांसियां के भी प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा बात करें तो तांबे और कांसे के साथ साथ लोहे का उपयोग भी इस काल में मानव के द्वारा किया जाना शुरू हो गया था, क्योंकि उत्तर वैदिक काल के आसपास तक ही संस्कृति चली है। सजावटी वस्तुओं की अगर हम बात करें तो जैसे चूड़ियां हैं, मनके हैं, चूड़ियां, मनके और हार आदि के भी यहाँ से अवशेष हमको प्राप्त हुए हैं। चूड़ियां, मनके, हार आदि के भी प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए और यहाँ पर आजीविका कैसी थी इस काल के लोगों की, तो आजीविका की अगर हम बात करेंगे, आजीविका और घरेलू जीवन की, तो इस काल के लोगों का जो जीवन था तो वो कैसा था? कृषि पर निर्भर हुआ करता था। इसके अलावा पशुपालन, शिकार और मछली पकड़ना भी इन लोगों का कार्य था। तो प्रमुख कार्य देखिए, ताम्रपाषाण काल में कृषि और पशुपालन था, लेकिन इस काल के लोगों का जो प्रमुख आजीविका का जो कार्य था उसमें कृषि था, पशुपालन था,
पशुपालन के साथ साथ शिकार और मछली पकड़ना भी इन लोगों का जो है व्यवसाय हुआ करता था। इसके अलावा लोगों ने धान, ज्वार और बाजरा जैसे अनाजों को भी उगाना शुरू कर दिया। धान यानी कि चावल, ज्वार और बाजरा के प्रमाण भी इस काल में देखने को मिलते हैं। बाजरे के प्रमाण आपको ताम्रपाषाण काल में भी देखने को मिलते हैं, गेहूं और जौ के साथ साथ बाजरे का भी। लेकिन इस काल में बाजरे की अधिक देखने को मिलता है आपको। कहां पर? महाराष्ट्र के क्षेत्र में। अब मवेशी की बात करें तो मवेशियों में भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गा पालन आदि जो है इस काल में आम हो गया था, यानी कि पशुपालन बहुत बड़े स्तर पर किया जा रहा था इस काल में। इसके अलावा बात करें घरेलू जीवन की तो मिट्टी के बर्तन, धातु के औजार और कपड़े आदि का भी प्रयोग इस काल में देखने को मिलता है। मिट्टी के बर्तन, धातु के औजार जैसे लोहे के, आपके तांबे के, ठीक है, तो कांसे के, तो ये इस प्रकार के जो है इसमें औजार और कपड़े देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा बर्तन आमतौर पर काले और लाल मर्दभांड होते थे। जो मिट्टी के बर्तन बने होते थे वे लाल और काले रंग के हुआ करते थे। उन पर लाल और काले रंग की पॉलिश की जाती थी मिट्टी के बर्तनों पर। इसके अलावा धार्मिक विश्वास की बात करें तो जीवन के बाद की मान्यता इसमें रही है। लोगों को जो है धर्म में लोग विश्वास करने लगे थे और समाधियों में वस्तुएं रखने की प्रथा इसी काल में शुरू हुई थी, यानी कि देखने को मिलती है। मानव के द्वारा इसी काल में आपके जो समाधि स्थल थे उन समाधि स्थलों में कुछ वस्तुएं भी रखी हुई देखने को मिली है, जिससे दर्शाया जाता है जो मानव के द्वारा जो चीजें उपयोग में लाई जाती थी तो उन्हीं चीजों को इसमें रखा जाता था, जिस कारण पुनर्जन्म या परलोक में विश्वास करते थे ये लोग। तो ऐसा यहाँ से कुछ अनुमान देखने को मिलता है। तो पुनर्जन्म और परलोक में विश्वास करते थे, इस बात के भी कुछ प्रमाण थोड़े बहुत देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये लोग जो है समाधियों में कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं जो उनके जीवन में उपयोग किए जाते थे। इसके अलावा टोटके और पशु पूजा के संकेत भी इस काल में देखने को मिलते हैं। तो महापाषाण कालीन संस्कृति जो है उसमें टोटके और पशु पूजा के प्रमाण भी हमको देखने को मिलते हैं। तो धार्मिक विश्वास में ये लोग जो है धर्म में विश्वास रखते थे। अब काल निर्धारण की अगर हम बात करें, सबसे जो मेन आता है इसमें काल आता है। भाई ये आपकी संस्कृति जो है किस काल की रही होगी? तो महापाषाण संस्कृति को सामान्यतः 1000 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के आसपास तक माना जाता है कि 1000 से लेकर, क्योंकि 1000 तक रही कौन सी? ताम्रपाषाण संस्कृति। 3000 से लेकर 1000 तक, सॉरी हाँ, 3000 से 1000 तक ताम्रपाषाण संस्कृति के अवशेष माने जाते हैं। इसके बाद 1000 से लेकर 300 ईसा पूर्व के आसपास तक, यानी कि मौर्य काल के आसपास तक इस काल के जो प्रमाण देखने को हमको मिलते हैं थोड़े बहुत। हालांकि कुछ क्षेत्रों में यह काल आगे तक भी फैल गया, यानी कि इसके आगे भी देखने को मिलता है। महापाषाण संस्कृति का महत्व की बात करें तो यह भारतीय उपमहाद्वीप में लोह युग की शुरुआत को दर्शाती है कि महापाषाण काल में लोहे की शुरुआत हो चुकी थी, लोहे की खोज की जा चुकी थी। इसके अलावा सामाजिक विभाजन के संकेत की अगर बात करें तो इसमें कुछ समाधियों में अलग अलग समृद्ध देखने को मिलते हैं। कुछ बड़ी समाधियां देखने को मिलती हैं और कुछ छोटी समाधियां भी देखने को मिलती हैं। तो कुल मिलाकर इसमें क्या हुआ कि समाज जो है आर्थिक स्थिति के आधार पर समाज का विभाजन देखने को मिलता है। यह संस्कृति भारत में प्रारंभिक ऐतिहासिक युग की ओर बढ़ने की प्रक्रिया को दर्शाती है। तो आपका जो प्रारंभिक जो काल था उस काल में इतिहास की ओर बढ़ने का प्रयास जो है इस काल में किया गया, उसको थोड़ा बहुत ये दर्शाती है। अब निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो महापाषाण संस्कृति भारतीय इतिहास में लोह युग और प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के मध्य की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है कि भाई इस काल में क्या हुआ। एक तो लोह युग की शुरुआत हुई, यानी कि लोहे की शुरुआत हुई थी। तो इस काल में मानव के द्वारा क्या हुआ? लोहे की शुरुआत कर दी गई। और प्रारंभिक इतिहास यानी कि आपका वैदिक काल से जो पहले का काल था या हड़प्पा सभ्यता के आसपास का जो काल था, उस काल के भी हमें इसमें कुछ थोड़े बहुत महत्व या प्रमाण देखने को मिलते हैं। एक कड़ी इससे जुड़ती है, इतिहासकारों को इससे ये सुविधा प्राप्त होती है कि भाई जो है ताम्रपाषाण काल के बाद क्या आया? महापाषाण कालीन संस्कृति आई और उसके बाद वैदिक संस्कृति के प्रमाण देखने को मिलते हैं। और इसी के बीच में इसी के साथ साथ चल रही थी कौन सी? हड़प्पा सभ्यता। तो यह न केवल सामाजिक और आर्थिक जीवन की झलक देती है बल्कि पुरातात्विक दृष्टि से भी इसका अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इस काल में हमको एक तरह से इतिहास को जोड़ने का जो क्रम है, इतिहास को जो लिखने का जो क्रम है, उसमें हमें इससे आसानी होती है। तो ये थी आपकी भाई महापाषाण कालीन संस्कृति। एक बार फिर से जो है थोड़ा सा इसको रिपीट कर देता हूं। शुरू से ही देख लेते हैं कि महापाषाण कालीन संस्कृति में कहां कहां से इसके अवशेष मिले हैं, क्योंकि मेन इसके एक तो अवशेष हैं और एक इसका जो धार्मिक और आर्थिक जीवन है, और यहाँ से जो कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं वे भी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार जो है
ऐसे क्षेत्रों से क्वेश्चन, ऐसी जगह से क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं क्योंकि इनको बहुत कम लोगों के द्वारा पढ़ा जाता है। तो महापाषाणकालीन संस्कृति की बात करेंगे। महापाषाणकालीन संस्कृति में हमने देखा कि यह भारतीय उपमहाद्वीप की एक महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक संस्कृति मानी जाती है, महापाषाणकालीन संस्कृति। क्योंकि इस काल में क्या हुआ, बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, जो प्राकृतिक रूप से जैसे थे वैसे के वैसे ही पत्थरों का इस्तेमाल इसमें किया गया है। तो जो ये आपकी महापाषाणकालीन संस्कृति थी, ये दक्षिण भारत और दक्कन के क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अलावा कुछ मध्य भारत और उत्तर भारत के क्षेत्र में भी इसके स्थल मिले हैं, जैसे उत्तराखंड में आपका अल्मोड़ा का क्षेत्र था, तो वहां से इसके कुछ प्रमाण मिले हैं। यह संस्कृति ताम्रपाषाण काल के बाद विकसित हुई, यानी कि जो पाषाण काल के बाद जो तांबे का जो काल आया, जिसे ताम्रपाषाण काल कहा गया, उसके बाद विकसित हुई और लौह युग के शुरुआत से जुड़ी हुई है, यानी कि उत्तर वैदिक काल की शुरुआत से उत्तर वैदिक काल के शुरुआत तक इसको माना जा सकता है। इसका प्रमुख लक्षण है कि बड़े पत्थरों, महापाषाणों से बनी संस्कृति, इसमें बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया और इसकी जो पहचान की गई वो समाधियों के माध्यम से की गई। इसमें 4 प्रकार की समाधियां हमको देखने को मिलती हैं, उनको बारे में पढ़ेंगे। महापाषाण संस्कृति की विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले तो समाधियों का निर्माण। इस काल में क्या हुआ कि महापाषाण संस्कृति की सबसे विशेष बात रही है बड़े बड़े पत्थरों से बनी समाधियां या कब्रिस्तान कह सकते हैं एक तरह से उनको। तो ये प्रेताधान या समाधियां जो थी और प्रारंभिक दफन दोनों प्रकार की होती थी, यानी कि शुरुआत में जो दफना गया। इसमें कुछ समाधियां ऐसी मिली हैं जो पुरुषों की अलग है, स्त्रियों की अलग है और बच्चों की अलग है, लेकिन कुछ समाधियां ऐसी रही हैं जो तीनों की एक साथ संयुक्त रूप से पुरुष, स्त्री और बच्चों को एक साथ से दफनाया गया था। तो संयुक्त समाधियां भी यहाँ से कुछ हमको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा महापाषाण है क्या? महापाषाण की अगर हम बात करें तो ये बड़े पत्थर होते हैं जिनका उपयोग कब्रों को चिन्हित या पहचान के लिए या संरक्षित करने के लिए किया जाता था। इन पत्थरों को प्राकृतिक, जो ये पत्थर थे, ये प्राकृतिक अवस्था में लाया जाता था, यानी प्राकृतिक अवस्था का मतलब है कि पत्थर का निर्माण जैसे हुआ वैसा का वैसा ही पत्थर लाकर टेक दिया गया, लगाया गया, तो उसमें कोई काट छांट नहीं की गई थी। अब बात करें इसके ये प्रकार की, तो ये आपका जो है 4 प्रकार की संस्कृति देखने को मिलती है, सॉरी 4 प्रकार की समाधियां देखने को हमको इसमें मिली हैं। कौन कौन सी? एक है डोलमेन। डोलमेन में आपका क्या था कि 4 खड़े पत्थर, चारों ओर जो है 4 खड़े पत्थर किए जाते थे, बड़े चारों ओर से, चारों दिशाओं में, और एक बड़ा पत्थर उसके ऊपर से टेक दिया जाता था। तो जहां पर 4 बड़े पत्थरों की दीवार बनाई गई चारों ओर से, चारों दिशाओं में, और एक बड़ा पत्थर उसके ऊपर से टेक दिया गया, तो उस कब्र को कहा गया डोलमेन। इसके अलावा मेनहिर उसको कहा गया जहां पर कब्र बना दी गई, इंसान को दाब दिया गया मिट्टी में ही, और उसके ऊपर से एक बड़ा पत्थर लंबवत, यानी कि लंबा और बड़ा ऊंचा पत्थर उसके ऊपर से रख दिया गया, उसको मेनहिर कहा गया। सर्किल की बात करें तो एक कब्र बना दी गई, उसके चारों ओर पत्थर लगा दिए गए, तो उसको कहा गया एक गोल घेरे में, यानी कि पत्थरों का गोल घेरा आमतौर पर जो कब्रों को चिन्हित करता था, चारों ओर से बनाता था, उसको सर्किल कहा गया या सर्कल कहा गया, उसको सर्कल समाधि। और उसके बाद सबसे बाद में जो नंबर 4 पर आता है वो आता है सार्कोफेगस। सार्कोफेगस जो समाधि थी उसमें क्या होता था कि पत्थर की बनी हुई एक शव पेटिका पहले से ही बना ली जाती थी, शव की एक पेटी बना ली जाती थी जिसको सार्कोफेगस कहा गया, और उसमें किसी भी शव को दफना दिया जाता था, उसके बाद उसको मिट्टी में दबते थे। तो 4 प्रकार की समाधियां देखने को मिली हैं। इसके अलावा इसके विस्तार की बात करें क्षेत्र की, तो दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा इसका अवशेष जो है दक्षिण भारत से प्राप्त हुए। कहाँ कहाँ से? कर्नाटक में ब्रह्मगिरी है। इसके अलावा आपका तमिलनाडु में एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है अडिचलनूर। अडिचलनूर और ब्रह्मगिरी 2 आपके प्रमुख स्थल हैं, इनको याद रखना है। इसके अलावा हल्लूर और पट्टादकल का क्षेत्र भी आपका दक्षिण भारत से ही प्राप्त होता है। महाराष्ट्र में अगर बात करें तो नागपुर, जालना और अहमदनगर से इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। मध्य भारत की बात करें तो चिरांद जो बिहार में पड़ता है, और बेतुल बेतुल पड़ेगा आपको एमपी में, तो यहां से इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा उत्तर भारत में अल्मोड़ा एकमात्र ऐसा स्थान रहा है, अल्मोड़ा और मेडो। अल्मोड़ा जो है, सॉरी हेडो, अल्मोड़ा आपका उत्तराखंड में है और हेडो की बात करें तो ये हरियाणा में पड़ता है। तो यहां से भी इस काल के कुछ अवशेष हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा उपकरण और धातुओं की बात करें तो लोहे के उपकरण मिले हैं यहाँ से हमको, जैसे लोहे की कुल्हाड़ी है, लोहे के भाले हैं, तीर हैं, हंसियां हैं, हंसियां मतलब कि दराती, तो ये उपकरण आपके लोहे के मिले हैं। तो कुल मिलाकर लोहे का भी उपयोग इस काल में होना शुरू हो गया था, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा तांबे और कांसे के साथ साथ लोहे के उपयोग जो है उपकरण यहाँ से हमको प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा सजावटी वस्तुएं मिली है, जैसे चूड़ियां हैं, मनके हैं और हार
आदि के प्रमाण भी इस काल से हमको देखने को मिलते हैं दक्षिण भारत से। आजीविका की बात करें तो इस काल के लोग कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, इसके अलावा शिकार और मछली पकड़ने का कार्य भी किया करते थे। तो लोगों ने इस काल में कृषि में अगर बात करें तो धान, ज्वार और बाजरा जैसे अनाज उगाने शुरू कर दिए थे। इसके अलावा मवेशी, भैंस बकरी वगैरह, भैंस भेड़ गाय वगैरह, इसके अलावा भेड़ बकरी सुअर मुर्गी आदि का भी ये लोग जो है पालन करते थे। तो ये चीजें आम हो गई थी। घरेलू जीवन की बात करें तो मिट्टी के बर्तन, धातु के औजार और कपड़े आदि का प्रयोग भी इस काल में किया गया। और बर्तन आमतौर पर काले और लाल मर्दभान यानी कि मिट्टी के जो बर्तन थे वे पके हुए थे और लाल और काले रंग के बर्तन यहाँ से हमको प्राप्त होते हैं। इसके अलावा धार्मिक विश्वास की अगर बात करें तो आपका जीवन के बाद की मान्यता के कुछ प्रमाण प्राप्त होते हैं कि इंसान का मरने के बाद क्या होगा। तो समाधियों में बहुत सारी वस्तुएं रखने की प्रथा इस काल में शुरू हो गई थी ताकि इंसान मरने के बाद उनका इस्तेमाल कर सके। तो ये क्या दर्शाता है, पुनर्जन्म और परलोक में विश्वास को दर्शाता है। इसके अलावा टोटके और पशु पूजा के संकेत भी यहाँ से देखने को मिलते हैं। धार्मिक विश्वास के बाद अगर काल की बात करें इस काल की तो महापाषाण कालीन संस्कृति जो है, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व के आसपास तक इसका काल माना गया। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने यह माना है कि कुछ क्षेत्र ऐसे मिले हैं जहां पर जो है इसके काल को आगे तक भी माना जा सकता है। 300 के बाद 200 या 150 ईसा पूर्व के आसपास तक भी कुछ प्रमाण मिले हैं, लेकिन सामान्य रूप से जो मिला है वो 1000 से लेकर 300 ईसा पूर्व के आसपास तक के इसमें प्रमाण हमको प्राप्त हुए हैं। महत्व की अगर बात करें तो यह भारतीय उपमहाद्वीप में लोह युग की शुरुआत को दर्शाता है कि मानव जो है आपका भारतीय उपमहाद्वीप में या भारत के क्षेत्र में लोहे का काल शुरू हो चुका था, यानी कि लोहे की शुरुआत हो चुकी थी। सामाजिक विभाजन के संकेत भी इस काल में देखने को मिलते हैं क्योंकि कुछ समाधियां बहुत समृद्ध मिली है और कुछ आपकी छोटी मिली है। तो समृद्ध समाधियां जो है उच्च वर्ग के लोगों की रही होगी या संपन्न वर्ग के लोगों की रही होगी, और छोटी जो समाधियां हैं वो आम लोगों की रही होगी। यह संस्कृति भारत में प्रारंभिक ऐतिहासिक युग और उनके बढ़ने की जो प्रक्रिया है उसको भी दर्शाती है। तो इसका महत्व कहा जा सकता है। और निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो महापाषाण संस्कृति भारतीय इतिहास में लोह युग यानी कि लोहे का काल और प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के मध्य की एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। यह न केवल सामाजिक और धार्मिक जीवन को झलक देती है बल्कि पुरातात्विक दृष्टि से भी इसका अत्यधिक महत्व है। यानी कि जो पुरातात्विकविद हैं उनको भी इसमें मदद मिली है इतिहास का काल निर्धारण करने में। तो ये सब जो है इसके अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये थी आपकी महापाषाण कालीन संस्कृति। अब इससे संबंधित जो आपके 25 क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा अगली क्लास में, तो उसमें हम देखेंगे महापाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित जो 25 क्वेश्चन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो ये आज की क्लास को करेंगे यहीं पे समाप्त। यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो और वीडियो को लाइक तथा शेयर भी जरूर कर दे।